हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पार्ट 2 चैप्टर 5 दैट इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि मिनरल्स होते क्या हैं, मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और मिनरल्स के हमने क्लासिफिकेशन देखा जिसमें कि हमने मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स के बारे में बात की। कुछ मेटालिक मिनरल्स के बारे में भी हमने पढ़ा जैसे कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर एंड बॉक्साइट। आज अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे पहले है हमारा माइका। तो माइका है, माइका कैसे बना होता है? माइका इज़ मेड अप ऑफ थिन लेयर्ड प्लेट्स और लीव्स। तो माइका जो है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऐसे प्लेट्स होते हैं, उससे बना हुआ होता है। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स अप टू 1000 शीट्स इन अ फ्यू सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है कि अगर हम उसको हैमर से उसको पीटेंगे तो वो क्या है कि 1000 शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ही सेंटीमीटर्स में, है ना। इसका कलर कैसा होता है? तो ये इसका जो फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होता है, वो क्लियर होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, येलो होता है, ब्राउन होता है। तो मतलब किसी इन सब कलर्स में पाया जाता है। इसका यूसेस क्या है कि ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छा होता है। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको बाद में पता चलेगा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है ना। अगर इसको यूज़ किया तो पावर लॉस बहुत कम होता है, हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस होता है और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ड्यू टू दीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा यूसेज है। इसका जो मेजर डिपॉजिट है माइका कहाँ कहाँ मिलता है? तो आपको झारखंड में कोडरमा, गया, हज़ारीबाग बेल्ट है, ये काफ़ी लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। फिर राजस्थान में अजमेर के अराउंड मिलता है और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर माइका बेल्ट है, उधर पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि माइका का डिपॉजिट कहाँ कहाँ है। तो अगर मैं इम्पोर्टेंट देखूँ तो झारखंड में है, राजस्थान में है और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और ये नियर अजमेर हो गया। ये आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। अब जो दूसरा नॉन मेटालिक है वो हम किसकी बात करेंगे? लाइमस्टोन के। तो लाइमस्टोन क्या है? एक रॉक मिनरल है जो कि नॉन मेटालिक है। ये फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स विद कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। जो लाइमस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है। इसका यूज़ क्या है कि ये की रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है, इतना ध्यान रखें। एसेंशियल इन आयरन ओर स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस। तो जो आयरन ओर को हम पिघलाते हैं, स्मेल्ट करते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में लाते हैं ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू, ये तब लाइमस्टोन की ज़रूरत होती है। पर इन्वामेंटल कंसर्न भी है लाइमस्टोन का यूज़ का। कैसे कि माइनिंग कैन बी डेंजरस एज इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट सेफ्टी एंड इन्वामेंटल लॉज। अब थोड़ा सा ये कंसर्न भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं लाइमस्टोन के एक्सट्रैक्शन के लिए। ये आपकी बुक में ये मैप दिया हुआ है जहाँ पे सारे फील्ड्स, आयरन फील्ड दिया हुआ है, आयरन ओर है, आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं, मैंगनीज़ है, बॉक्साइट है, माइका है। हालांकि मैंने कुछ आपको अलग अलग बताए हैं। आप सारे मैप्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आयरन ओर है, आयरन फील्ड है, मैंगनीज़ है, बॉक्साइट है, माइका है, ये इम्पोर्टेंट। फिर जैसा कि हमने सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज का एब्रप्टली यूज़ हुआ है, तो मिनरल्स ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें कंजर्व करने की ज़रूरत हो रही है। तो सेम इधर भी यही चीज़ हो गई कि मिनरल रिसोर्सेज तो हैं पर उसका प्रॉपर यूसेज नहीं हुआ है, इस कारण हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत हो गई। तो सबसे पहला क्या पॉइंट है कि मिनरल्स आर फाइनाइट एंड नॉन ड्यूरेबल। तो मिनरल्स क्या हैं? अब फाइनाइट क्वांटिटी में ही अवेलेबल है अर्थ में, एक फ़िक्स क्वांटिटी में है और नॉन रिन्यूएबल है। मतलब जो भी अभी हमने मेटालिक, नॉन मेटालिक पढ़ा और कुछ एनर्जी सोर्सेज पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाता है, एक बार अगर हमने यूज़ कर लिया तो वो दोबारा नहीं जनरेट हो सकता, तो इसका नॉन रिन्यूएबल में आ जाता है। ओनली 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट कंटेन
वर्केबल मिनरल डिपॉजिट। तो अर्थ का जितना भी क्रस्ट है उसमें सिर्फ 1% ही क्रस्ट ऐसा बचा होगा जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट हमारे काम आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या क्या है कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि हमने बहुत रैपिड कंजम्पशन, मतलब बहुत क्विक फास्ट कंज्यूम कर रहे हैं हम मिनरल्स का। और जो मिनरल्स हैं कि मिनरल्स कैसे बनते हैं, बहुत सालों में जो डिपोजिशन होता है, जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उसके से बनते हैं मिनरल्स। तो जो उनका फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा स्लो है और नेचुरल है, इस कारण ये प्रॉब्लम है। डीपर एंड कॉस्टलियर एक्सट्रैक्शन ओवर टाइम, और जो उसका एक्सट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा हमें नीचे खुदाई करनी पड़ती है और बहुत कॉस्टली प्रोसेस होती है। अब इसका सल्यूशन क्या है? अब ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं मिनरल्स के हमें यूज़ करने की, तो सल्यूशन क्या है? तो हमें मिनरल्स का यूज़ सस्टेनेबली और वाइजली करना है। सस्टेनेबली मतलब हमें फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को ध्यान रख के करना है। फिर डेवलप टेक्नोलॉजी टू यूज़ लो ग्रेड ओर इफ़िशिएंटली, हमें टेक्नोलॉजी को ऐसा डेवलप करें कि जो लो ग्रेड ओर है हम उसको भी इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकें और उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। प्रमोट रीसाइकलिंग, यूज़ ऑफ स्क्रैप एंड सब्स्टिट्यूट्स, तो और हमें रिसाइकलिंग को प्रमोट करना चाहिए। हम स्क्रैप का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें और सब्स्टिट्यूट लाएँ हर एक चीज़ का। अब ये तो बात हो गई हमारे मेटालिक और नॉन मेटालिक रिसोर्सेज के बारे में, मिनरल्स के बारे में। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन था मिनरल्स का वो हमने क्लासीफाई किया था एनर्जी रिसोर्सेज में। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एनर्जी एसेंशियल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, लाइटनिंग, हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो एनर्जी हर जगह ज़रूरी है, चाहे हमें कुक करना हो, चाहे हमें लाइट करना हो, चाहे हीट करना हो, चाहे इंडस्ट्री की इक्विपमेंट चलाने, चाहे हमें व्हीकल क्यों ना चलाना हो, एनर्जी हर जगह ज़रूरत है। तो एनर्जी का भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है 2 तरीके से, एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं? जो कि एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, जो कि काफ़ी लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, और ऑफन कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन, मतलब ये पोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, पोल्यूशन फैलाते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या हैं? जैसे कि सोलार, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल और बायोमास, जो कि रिन्यूएबल हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, एबंडेंट हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। तो आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए इसके एग्जांपल में कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या क्या हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या क्या हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो सबसे पहला आता है हमारा फायरवुड एंड कैटल डंग केक। तो कैटल डंग केक, तो वही जो गोबर गैस वगैरह होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है रूरल एरियाज़ में। जो 70% ऑफ द रूरल एनर्जी है, मतलब जो कुकिंग में वो यूज़ कर रहे हैं और अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, वो काऊ डंग और फायरवुड से ही आता है। अब इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो जा रही है कि डिफॉरेस्टेशन, लकड़ियाँ काट के हम डिफॉरेस्टेशन कर ले रहे हैं। लॉस ऑफ वैल्यूएबल मैन्योर, जो डंग है जिससे हम हमारे पेड़ों को ज़रूरत होती है, हम उसका लॉस होते जा रहा है। फिर दूसरा आता है हमारा जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, वो है कोल में। तो कोल क्या है? द मोस्ट एबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। कोल जो है सबसे ज़्यादा एबंडेंट, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है फॉसिल फ्यूल इंडिया में। इसकी यूज़ क्या है? यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हाउस होल्ड फ्यूल के लिए यूज़ होता है। फॉर्म कैसे होता है कि भैया जो प्लांट मटेरियल जितने भी हैं, तो ऐसे ज़मीन में बहुत साल तक ऐसे अंदर जमा होते जाते, तो मिलियंस ऑफ ईयर इसको लग जाते हैं कोल फॉर्म होने में। और टाइप्स ऑफ कोल क्या क्या हैं? तो 4 टाइप के कोल होते हैं। सबसे पहले पीट होता है, देन लिग्नाइट, फिर बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो होता है वो हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है और हार्ड कोल होता है। फिर बिट्यूमिनस जो होगा वो हाई ग्रेड कोल होगा, मतलब थोड़ा सा इससे कम अच्छा होगा, वाइडली यूज। लिग्नाइट लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, और पीट सबसे बेकार क्वालिटी का कोल होता है। तो आपको याद करना है, तो ABLP
ऐसे याद करो कि सबसे अच्छा, फिर उससे बेकार, फिर उससे बेकार, फिर सबसे बेकार, है ना, ये याद होना चाहिए। मेजर कोल फील्ड्स कहाँ हैं, तो कोल हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो गोंडवाना लैंड में, जो गोंडवाना लैंड है वो लगभग 200 मिलियन ईयर्स में ये बना हुआ है, जिसमें झारिया, रानीगंज, बोकारो जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड में पाया जाता है, ये उधर कोल पाए जाते हैं। ये 200 मिलियन ईयर्स लग गए इसको बनने में। फिर टर्शरी जो है 55 मिलियन ईयर्स पुराना है, जो कि कहाँ है, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। फिर जो क्या होता है कि कोल है, कोल का जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, हैवी होता है। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बेसिकली कोल फील्ड के आसपास ही होती हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है और वेट लॉस भी हो जाता है इस कारण। अब आप देख सकते हैं ये इसके थ्रू कि कोल फील्ड्स इंडिया में कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताए थे कि गोंडवाना कोल फील्ड है और टर्शरी कोल फील्ड है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ लिग्नाइट और कोल वो भी दिया हो, तो बेसिकली यही तीनों हैं। बाकी लिग्नाइट तो ऐसे ही हैं, मतलब जो लो क्वालिटी कोल होते हैं। फिर जो तीसरा हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है पेट्रोलियम। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है वो है हमारा पेट्रोलियम। ये किस लिए यूज़ होता है, फ्यूल में एज अ फ्यूल यूज़ होता है, लुब्रिकेंट यूज़ होता है, रॉ मटेरियल काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, केमिकल इंडस्ट्री में इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है कि फाउंड इन एंटीक्लाइंस एंड फॉल ट्रैप्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो क्या होता है, कुछ ऐसा हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है, सपोज ये अपर सरफेस है और कुछ ऐसे अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ पे ये एंटीक्लाइन ट्रैप्स हैं, ये ऐसे कुछ ऊपर नीचे ये होते हैं, ये एंटीक्लाइन ट्रैप्स होते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये पूरे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। एंटीक्लाइन ट्रैप हो गए या फिर फॉल ट्रैप, बीच के ट्रैप्स हो गए, उधर यहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है। अब मेजर हमारे पेट्रोल फील्ड्स कहाँ कहाँ हैं, तो मुंबई हाई में है, गुजरात अंकलेश्वर में है और असम में दिग्बोई है, नाहर, काटिया और मोरान ह्यूग रीजन है। ये आप मैप के थ्रू देख सकते हैं कि ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ है। असम में है, अंकलेश्वर गुजरात में है और बॉम्बे हाई में है। फिर जो चौथा हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नेचुरल गैस है। ये नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है, तो नेचुरल गैस जहाँ जहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है उसके साथ साथ नेचुरल गैस भी पाया जाता है, फाउंड अलोंग द पेट्रोलियम। ये किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कुकिंग में एज अ पीएनजी यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में एज अ सीएनजी, पावर जनरेशन में, फर्टिलाइज़र में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसके मेजर रिजर्व्स जो हैं वो वेस्ट कोस्ट मतलब मुंबई हाई और कैम्बे बेसिन में है, और ईस्ट कोस्ट जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है उधर पाया जाता है। अब जो नेचुरल गैस का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कहाँ कहाँ डेवलप किया है, तो 2 पाइपलाइन हैं। एक HBJ पाइपलाइन है, जो एक ही पाइपलाइन है HBJ है, हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर, जो कि 1700 किलोमीटर पाइपलाइन है, सबसे इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है। फिर करंट टोटल पाइपलाइन लेंथ 18,500 किलोमीटर। अभी हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना दिया है और एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं 34,000 किलोमीटर, जो कि नेशनल ग्रिड गैस ग्रिड है। ये आप देख सकते हैं HPZ पाइपलाइन है, जो कि न्यू दिल्ली, जगदीशपुर, विजयपुर और हज़ीरा को कनेक्ट करता है। फिर फिफ्थ है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी भी हम 2 टाइप से जनरेट करते हैं, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, हम जो रनिंग वाटर है जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्मल एनर्जी क्या है, जो कि हम कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि भाखरा नंगल डैम, दामोदर वैली, कोपीली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिक यूज़ जो है वो एक इंडिकेटर होता है डेवलपमेंट का। अब आप ये एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पे
कि हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है। तो ये रिजर्वॉयर है, इधर पानी हमने यहाँ पे भर के रखा है, ये इनटेक, यहाँ से पानी गया, हमने यहाँ पे एक गेट बना दिए, एक पाइप के थ्रू जाता है, ये डैम है ना। और फिर यहाँ पे हमने एक टरबाइन लगा दी, जैसे कि यहाँ पे पानी फ्लो होगा तो ये टरबाइन रोटेट करेगी, यहाँ पे ऐसे रोटेट करेगी तो यहाँ पे जनरेटर से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके ये पावर लाइंस में चला जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पानी से, रनिंग वाटर से जनरेट होती है।